भारत देश पुरावैदिक काल से एक आध्यात्मिक, धार्मिक, समीचीन संस्कृति का संवाहक, संचालक, निर्माता रहा है। विश्व की दृष्टि में भारत का स्थान गुरु की तरह से प्रशंसनीय और आदरणीय रहा है। किसी ने भौतिक समृद्धि के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा, तो किसी ने आध्यात्मिक विद्या के कारण परमात्मा के बीज का सिंचक और उस वृक्ष का पोषक कहा। भारत देश के संबंध में अनेक संप्रदाय और आमनाय के मानने वाले महानुभावों ने प्रशंसनीय शब्द और वाक्य लिखे। यहाँ तक भारत देश को नमस्कार किया है। जो विशेषता भारत देश में है, अन्य देशों में वह उपलब्ध न हो सकी। भारत देश के बारे में लिखा, भारतम सुट्ठ देशोत्थी अज्जप्राण दायगा भारतस रणमोजत्थ ठाई मई पुब्बजा। आचार्य महोदय ने अज संकृति नामक ग्रंथ में लिखा है, भारतम सुट्ठ देशोत्थी, भारत एक श्रेष्ठ देश है। अज्जप्राण दायगा, इसकी अनेक विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता का कथन करते हुए कह रहे हैं कि ये आध्यात्मिक ज्ञान को देने वाला है। जैसे पुष्प वाटिका की अनेक विशेषता होते हुए भी एक बात कहते हैं, सुगंधि देने वाली है। नदी की अनेक विशेषताओं को देख करके भी कहते हैं उसमें शीतल जल प्रवाहमान है। स्वर्ण की अनेक विशेषता होते हुए भी कहा जाता है वह स्वर्ण पीत वर्ण का होता है। पुष्प की, कमल की विशेषता अति कोमल। प्रत्येक वस्तु में अनेक विशेषताएं होती हैं, फिर भी कोई एक ऐसी विशेषता जो विशेषता अन्य द्रव्यों में, वस्तुओं में संभव न हो, तो वह वास्तव में ही सबके लिए प्रशंसनीय और ग्राह्य होती है। भारत देश की भी विशेषता कि यह अनादिकाल से अन्य समीपस्थ और दूरस्थ देशवासियों के लिए आध्यात्म ज्ञान देने वाला रहा। वैदिक परंपरा के अनुसार नारायण श्री कृष्ण ने अर्जुन के निमित्त से आध्यात्म उपदेश दिया, जो गीता नामक एक धर्म ग्रंथ में निबद्ध है। व्यास जी के द्वारा लिपिबद्ध भागवत पुराण में अन्य कवियों के द्वारा रचित स्मृति और पुराणों में निबद्ध है। उधर तीर्थंकरों ने जिस आध्यात्मिक विद्या को अपनी आत्मा में उत्पन्न करके और उसको जीवन में धारण करके सर्वज्ञता को प्राप्त किया, और उन सर्वज्ञ देव तीर्थंकर देव रूपी हिमगिर से जो आध्यात्मिकता का झरना फूट पड़ा, आज तक सूखा नहीं और कभी सूखेगा भी नहीं। ऐसा हुआ भारत देश, जिस देश में अनेकों तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण इत्यादि पुण्य पुरुषों ने जन्म लिया। जिस देश में स्वयं शासन किया, शासन करते हुए वे स्वयं अपना हित करना न भूले और दूसरों के हित के लिए प्रेरक निमित्त बने। इसलिए ऐसे भारत देश के लिए यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं,
भारतस्य डमो जत्थ, उस भारत के लिए मैं नमस्कार करता हूँ जत्थ जहाँ पर 28 मई पुब्बजा मेरे पूर्वज स्थित रहे, जिन्होंने विश्व को आत्महित का रास्ता दिया। वर्तमान काल में भारत देश में प्रजातंत्र है। इसके पूर्व अनेक सदियों तक यहाँ राजतंत्र रहा, वादशाहित रही, जिसमें एक व्यक्ति के निर्णय सर्वोपरि और सर्वमान्य माने जाते थे। उसके आदेश का पालन करना ही प्रजा का धर्म माना जाता था। प्रजा अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, शासक माने न माने यह जरूरी नहीं था। राजतंत्र में यही दोष था कि राजा प्रवृत्ति प्रजा के अनुकूल भी कर सकता है, प्रतिकूल भी कर सकता है। अनेक अत्याचारी, आक्रांता, दुष्ट शासक हुए जिन्होंने प्रजा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जो दुर्व्यवहार कभी कोई पशुओं के साथ भी नहीं करे, सज्जन पुरुष किसी दुष्ट के साथ भी न करे। किंतु प्रजा ने राजतंत्र में उन सबको सहन किया। आज अत्यंत सुखद वार्ता ये है कि भारत देश में प्रजातंत्र है। ये प्रजातंत्र आज पहली बार आया ऐसा नहीं है। प्रजातंत्र पहले भी था, हजारों वर्ष पूर्व भी था। तब भी राजा के चयन की पद्धति थी, प्रजा ही राजा का चयन करती थी। वैशाली गढ़ का प्रतिपालक, जन का भाग्य विधाता, इसे देखता आज विश्व वह प्रजातंत्र की माता। प्रजातंत्र महाराज चेटक के समय में भी था। भगवान महावीर स्वामी वर्धमान के नाना, इन्होंने 14 वज्जीगढ़ को संगीत करके और एक तंत्र प्रजातंत्र की स्थापना की, सबके हित के लिए स्थापना की। किस तरह उन्होंने राज्य का संचालन किया, पूरे भारतवर्ष का संचालन किया। उसके उपरांत अजातशत्रु कुड़िक महाराज बिंबिसार सेन के पुत्र, उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधा। कलिंग अधिपति सम्राट खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधा, और उन्होंने भी प्रजातंत्र का सहारा लेकर के प्रजा के सुख की भावना भाई। जो प्रजा को अनावश्यक रूप से कष्ट दे रहे थे, अपनी भोग लिप्सा के लिए विलासी जीवन जी रहे थे, प्रजा का सुख दुख उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं था, इसीलिए प्रजातंत्र की आवश्यकता पड़ी। प्रजातंत्र का आशय होता है प्रजा का तंत्र, प्रजा का अनुशासन, प्रजा के द्वारा बनाए गए नियम, कायदा, कानून, संविधान, जिसके तहत प्रजा पर शासन किया जाए। वहाँ राजा का आदेश सर्वोपरि नहीं है। सर्वसम्मति से संविधान बनाया गया, सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार से शासक का चयन किया जाता है, वह प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र कहो, जनतंत्र कहो, जनता का जनता के द्वारा चयनित विशेष व्यक्ति द्वारा जनता पर अनुशासन कहो, यह डेमोक्रेसी निस्संदेह ये वरदान स्वरूप है किसी भी देश के लिए। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। प्रजातंत्र प्रजा के द्वारा बनाई गई एक ऐसी सरकार जो प्रजा के हित के लिए कार्य करे, प्रजा में से ही व्यक्तियों का चयन करे, और वह प्रजा ही एक दूसरे को अपने कर्तव्यों का बोध कराए। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की क्षमता है, वह अपनी क्षमता का उपयोग स्वपर के हित में कर सके। जिसमें क्षमता है कृषि करने की, वह कृषि का कार्य करे, उसे अन्य दूसरों की आवश्यकता है सहयोग की, वे सहयोग करें। जो वैद्य है, हकीम है, चिकित्सक है,
वह अपनी क्षमता का उपयोग दूसरों के आरोग्य के लिए करे। जो सेवा करने में समर्थ है वह सेवा करने में उपयोग करे। जो व्यवसाय करने में समर्थ है व्यवसाय करने में उपयोग करे। सबका उद्देश्य एक ही हो कि स्वपर का हित हो, स्वपर का कल्याण हो। प्रजा का तंत्र निस्संदेह सदैव वह सुखद होता है। प्रजा को किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है इसका अनुभव प्रजा कर सकती है। संभव है महलों में रहने वाला व्यक्ति प्रजा की भावनाओं को, प्रजा की आवश्यकताओं को न समझ पाए, किंतु प्रजा समझ सकती है कि हमारी भावनाओं को, हमारी आवश्यकताओं को कौन पूर्ण कर सकता है। उस व्यक्ति का वह चयन करती है और चयन करके अपना राजा बनाती है। हम आपकी आज्ञा मानेंगे, हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे, आपके संकेतों का पालन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, हमारा पर विश्वास है, आपका जीवन हमारे लिए है। हमारे इस ग्राम की, हमारे नगर की, शहर की, जनपद की, प्रांत की और देश की रक्षा के लिए आपने अपना सारा जीवन समर्पित किया है। हम आप पर विश्वास करते हैं। जनता का उस शासक पर विश्वास और शासक का अपनी जनता पर विश्वास। जैसे घर के मुखिया पर घर के सदस्यों का विश्वास और सदस्यों का अपने मुखिया पर विश्वास घर की उन्नति के लिए, घर के सुख और शांति के लिए एक आवश्यक होता है। उसके बिना घर में सुख शांति रह नहीं सकती। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय घर में ताले नहीं लगाए जाते थे। बेल्जियम में आज भी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर दुकानदार बैठता नहीं, रेट लिखा हुआ है, वस्तुएं रखी हैं, जितनी वस्तु चाहिए ले जाइए और अपना पैसा उसमें डाल दीजिए। आज भी ऐसी कई दुकानें हैं, एक दाम की दुकान, बस आपको उतना दाम देना है, आप कोई वस्तु ले जाइए। चाहे ग्राहक नया हो, पहली बार आया हो, चाहे 100 बार आ चुका हो, कहीं कोई ठगने की बात नहीं। आज भी कई जगह ऐसा है कि व्यक्ति को अपने नसीब पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने भाग पर विश्वास है, इसीलिए चीटिंग करने का भाव उसके मन में नहीं आता। यदि कदाचित वह आधा घंटा काम कम करता है, 8 घंटे की बजाय 7.5 घंटे करता है, तो अपने मालिक से कहता है, मेरे इस वार्षिक में जो पारिश्रमिक आप दे रहे हैं इसमें से कुछ कम कर दिया जाए, आज मैंने काम कम किया है। जब मैं आधा घंटा काम ज़्यादा करता हूँ तब मैं आपसे कहता हूँ मुझे आधा घंटे की मुझे अलग से मजदूरी चाहिए, तो आज मैंने आधा घंटा काम किया है तो मुझे आधे घंटे की मजदूरी कम देना चाहिए। क्योंकि यदि मैं आधा घंटे की मजदूरी ज़्यादा आज ले लूँगा तो वह मजदूरी मेरे लिए सफल न होगी। आज परिश्रम से ज़्यादा पारिश्रमिक प्राप्त करके मैं चोर बनना नहीं चाहता, मैं अपनी आत्मा को बेईमान बनाना नहीं चाहता, मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। तो आज ये अवस्था होना चाहिए। आज घर में 3 मेंबर हैं, 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, चारों के कमरे अलग अलग, चारों के कमरे में ताले लगे। यदि अंदर अलमारी है, अलमारी में ताला लगा, बैग रखा है, बैग में ताला लगा, बैग के अंदर चेन है, उसमें भी ताला पड़ा, यदि कोई डायरी है तो डायरी में ताला लगा। आश्चर्य है, तुम कितने ताले लगाओगे, कहाँ कहाँ ताले लगाओगे? तुम्हें अपने ऊपर भी विश्वास नहीं, अपने परिवार पर विश्वास नहीं, अपने स्वजन हितैषी परिवारजनों पर विश्वास नहीं, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाना चाहिए? कभी समय हुआ था जब ताले नहीं डाले जाते थे, घर में सब एक साथ रह रहे थे, पूरे नगर में, ग्राम में, मोहल्ले में एक साथ रह रहे, घर के किवाड़ भी नहीं लगाए जाते थे। एक समय हुआ था लोग चौपाल पर खुले में सो रहे हैं, घर के द्वार खुले हैं, कोई बात नहीं, कहीं किसी चोरी के भाव किसी के मन में आता नहीं, कहीं किसी को रोग हो, परेशानी हो, दुख हो, सब मोहल्ले वाले मिलकर के पहुंचते थे उसके पास, उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करते। पहले समय हुआ था कि एक अननोन व्यक्ति भी पथिक वहाँ से निकलता हुआ जा रहा हो तो गांव वाले उससे पूछताछ करते, उसकी परेशानी को दूर करते। वह अनजान व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति भी यदि रास्ते में मिल जाए तो दूसरे के दुख को दूर करने के लिए अपने कार्यक्रमों को स्थगित कर देता। मैं बाद में चला जाऊंगा, ये मरता हुआ व्यक्ति मैं छोड़ नहीं सकता,
ये डूबता हुआ व्यक्ति मुझे बचाना मेरा धर्म है, गाड़ी छूट जाए कोई बात नहीं, ये रेल की पट्टी की ओर दौड़ती हुई महिला अपने प्राणों को देना चाहती, मैं इसके प्राण बचाऊंगा, और अपनी जान हथेली पर रख करके प्राण बचाने को तैयार रहते। प्रजातंत्र का आशय आज भी हमें यही समझना है कि हम सबको मिलकर के राष्ट्र की उन्नति करना है। मैं राष्ट्र की उन्नति करूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा, ये मैं शब्द को एक किनारे रख देना चाहिए और हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हम देश के लिए अच्छा करेंगे, हम देश की उन्नति में कार्य करेंगे, देश के लिए समर्पित रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे। 130 करोड़ में से ये नहीं सोचना कि मैं अकेला एक हूँ, एक नहीं। बूंद यदि जब एक हो जाएगी तो सूर्य की कोई भी किरण उसे सुखा देगी, और बूंद जब मिलकर के समुद्र बन जाएगी तो समुद्र को कोई भी सूर्य सुखा नहीं सकता। यदि हम और आप मिलकर के लगभग भारतवर्ष में 130 करोड़ के लगभग हैं तो कोई भी प्रतिकूलता हमारे देश को हिला नहीं सकती, झुका नहीं सकती। और यदि हम आपस में बिखर गए तब हम एक दूसरे की रक्षा करने में, अपनी रक्षा करने में भी समर्थ न हो सकेंगे। आज आवश्यकता है पुनः एक साथ मिलकर के, जैसे किसी की खेत की रक्षा करने के लिए बाढ़ खड़ी होती है और वह पेड़ ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो कोई पशु उस वो खेत के अंदर आ नहीं पाता। कांटे वाले पेड़ दूसरों के लिए कांटे का काम करते हैं, किंतु वही कांटे खेत की रक्षा का काम करते हैं। यदि भारतवर्ष में कोई व्यक्ति आपको लगता है ये ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है, किंतु वह भी ठीक है जो शत्रु से आपकी रक्षा कर रहा है। वह दूसरे के लिए ठीक नहीं है, किंतु देश के लिए ठीक है। महानुभाव, एक इंद्रिय वृक्ष भी अपनी सेवा देता है, अपने पुष्प देता है, अपने फल देता है, छाया देता है, पत्र देता है, लकड़ी देता है। कोई लोभ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। ऐसे ही हम भारतीय नागरिकों को भी, पूरे विश्व को भी एक दूसरे के प्रति हित की भावना रखें। प्रत्येक भारतीय नागरिक इस प्रजातंत्र में सहयोगी बने। जैसे प्रजातंत्र के माध्यम से पूरे देश में सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी, सेवा के लिए सेवाकर्मी, अन्य सेवाओं के लिए सभी के कार्य नियुक्त किए गए हैं। सब अपने कार्य का निष्ठा से पालन करना चाहिए। हमें और आपको भी बिना किसी शिकायत के, बिना किसी के दोष देखे हुए अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें। और जब हम ईमानदार बन जाएंगे, पूरा देश, पूरा राष्ट्र ईमानदार हो जाएगा। और यदि हम चाहें कि मैं बेईमानी करता रहूं, पूरा देश ईमानदार हो, यह संभव नहीं है। प्रजातंत्र में प्रत्येक इकाई का महत्व बराबर होता है और प्रत्येक इकाई का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक इकाई भी खंडित होती है, अशुद्ध होती है, यदि अपने पद से च्युत होती है तो उसका प्रभाव पूरी उस चेन पर पड़ता है। चेन कोई कितनी भी लंबी हो, एक यदि उसमें से कड़ा टूट जाता है, पूरी चेन बिखर सकती है। इसलिए आप और हम सब प्रजातंत्र के साथ जीना सीखें, अपने कर्तव्य का निष्ठा के साथ पालना करना सीखें। आज बस इतना ही, शेष चर्चा पुनः बाद में कभी करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।